फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में आपका लिक्विड्स भी आ गया और गैसेस भी आ गया। तो जब भी कभी हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। इफ द फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, if the force is not distributed uniformly over the given surface, then pressure will be different at different points. तो अगर फोर्स जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, अभी मैं लिक्विड्स पर आया नहीं हूँ, अभी मैं नॉर्मली प्रेशर की बात कर रहा हूँ, then pressure will be different at different points. If a force delta F acts normally on a small area delta A surrounding a given point, then pressure at that point will be, तो क्या है कि आप ऐसे ही सोचिए कि हम बेड है और बेड के ऊपर एक मैट्रेस गद्दा बिछा हुआ है, हम उसके ऊपर लेटे हुए हैं। तो जब हम लेटे हुए हैं तो आप ऐसे ही खुद ही सोच कर देखिएगा कि कमर से ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है ना, तो आप ये देखेंगे कि उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, सारे ऑर्गन्स तो यही हैं, ठीक है। और नीचे जो पैरों वाला पोर्शन है, तो पैरों को अगर हम देखें तो पैर तो कंपेरेटिवली ऊपर वाले पोर्शन से हल्के होते हैं, वजन में कम होते हैं। तो इसीलिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रेशर है ना वो कभी भी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होता है ना। वो तब होता है जब वेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल हम अगर ये देखें कि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो जो ये हमारा सर है, हमारा जो सर है ये जो है देखा जाए तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एरिया छोटा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिमाग है ना, और नेसल कैविटी, बक्कल कैविटी, बहुत बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेड के अंदर होती हैं। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई हमारे पास ऐसे मैट्रेस है और उस मैट्रेस पर हम लेट गए, ये मैट्रेस है ना, इस पर हम ऐसे लेटे हुए हैं, तो जो पैर होते हैं वो कंपैरेटिवली हल्के होते हैं बॉडी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि इस जगह जो प्रेशर है यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रेशर कम होगा इस जगह। तो ये वाला जो पोर्शन है हाई प्रेशर, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। और ये देख रहे हैं कि गर्दन जो है वो ऐसे लगती नहीं है यहाँ पर, इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए, गर्दन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग तकिया लगाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये टिका हुआ ही नहीं है, कहीं पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीरो प्रेशर, इस वाले पोर्शन में जीरो रहता है प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है अगर बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो, ठीक। तो इसलिए हमने ये कहा कि प्रेशर को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, P इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। P इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, और यहाँ पर एरिया मैं ये कहूँगा कि हो सकता है इस एरिया में थोड़ा कम प्रेशर हो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो, इसमें थोड़ा सा और कम हो। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। तो यहाँ पर जो हमारा ये एरिया है, एरिया बहुत छोटा सा है, तो छोटे छोटे एरिया में अलग अलग फोर्स लगेगी, तो अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है। और यही जो लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए है, इसी को हम डी एफ बाई डी ए बोल देते हैं, इसी को हम df अपॉन da बोल देते हैं। Pressure is a scalar quantity because fluid pressure at a particular point in fluid has same magnitude in all directions। तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फ्लूइड में ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी भी ऐसा थोड़ी होता है कि हम पानी पी रहे हैं तो अभी थोड़ा सा हमको पानी मोटा लगने लगे, फिर हम देखें नहीं अब तो पानी पतला लग रहा है, ऐसा थोड़ी है। पानी की तो एक जैसी डेंसिटी होती है जब हम पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म होता है उसकी जो डेंसिटी है, सब जगह मास उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पानी हो गया, मिल्क हो गया, कोई और लिक्विड हो गया, तो उसकी डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म ही होती है। यूनिफॉर्म डेंसिटी है हर जगह, तो इसका मतलब वो हर पॉइंट पर बराबर बराबर यूनिफॉर्म प्रेशर ही अप्लाई करेगा, यूनिफॉर्म प्रेशर ही लगाएगा, ठीक है। ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल।
तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर पास्कल उसको बोल देते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लीजिए। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर आर, फर्स्ट है अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट वन टू इंक्रीज प्रेशर बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ शार्प नाइफ इज लेस एज कंपेयर्ड टू ब्लंट नाइफ। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ऑफ प्रेशर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, पहला जो एप्लीकेशन है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा एक शार्प नाइफ का। शार्प नाइफ, शार्प नाइफ। अब नाइफ जो है वो आपने देखा ही है, घरों में यूज होती है। तो जो नाइफ है, नाइफ के दो एजेस होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये नाइफ है, तो एक जगह से जहाँ से हम उसको काटते हैं, मान लीजिए हम एप्पल काट रहे हैं या टमाटो काट रहे हैं, कोई भी चीज़ काट रहे हैं, तो जो काटने वाला हिस्सा है वो तो बड़ा शार्प होता है ना, और जो ऊपर वाला हिस्सा ब्लंट वो उतना शार्प नहीं होता। तो अगर उसको, वैसे तो आपको खुली आंखों से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर देखेंगे तो जो ब्लंट वाला पोर्शन है ना, उसका एरिया थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देगा। और जो शार्प पोर्शन है, शार्प पोर्शन में आपको एरिया के नाम पर बस एक सीधी लाइन दिखाई देगी। आप उस एज को देखो, जिस एज को आप किसी भी गाजर पर, टमाटर पर रखकर उसको काट देते हैं, तो वो जो एज है वो बिल्कुल बारीक होती है, बहुत पतली होती है। तो क्या है कि क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा। तो एरिया, शार्प नाइफ का एरिया बहुत कम है, जहाँ पर वो शार्प एज है वो एरिया उसका ना के बराबर है, बहुत पतला सा एरिया है। तो जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, मतलब हल्की सी फोर्स लगाने पर भी वो एकदम से उसको काट देगा। वहीं ब्लंट वाली साइड से अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो ब्लंट वाली साइड से कट तो जाएगा, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ब्लंट वाले का एरिया ज़्यादा है, ब्लंट वाले का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर उस पर कम डेवलप हो पाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दस रिड्यूस प्रेशर। तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको किस पर रखा जाता है? हवा के लिए थोड़ा खोल रखा है। तो उसको किस पर रखा जाता है? अभी आजकल मतलब अब तो अब खैर रेलवे ट्रैक्स पर जाना ही अलाउड नहीं है ना। 15-20 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तब रेलवे ट्रैक्स पर जाते थे लोग, क्योंकि तब उतने फुट ओवर ब्रिजेस नहीं थे, है ना। तो तब रेलवे ट्रैक से ही लोग प्लेटफॉर्म भी क्रॉस कर देते थे। हाँ, जो बड़े शहर थे, बड़े शहर में तो हुआ करते थे फुट ओवर ब्रिज, लेकिन अगर आप छोटे शहर पर कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपको पटरी के ऊपर से ही क्रॉस करना होता था। तो होता ये है कि अगर अभी भी आप देखेंगे, जैसे ट्रैक के बराबर में खड़े होते हैं तो आपको रेल्स दिखाई देती हैं, है ना। मेट्रो में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो उसमें ये होता है कि जैसे ये एक रेल ये है, ठीक है ना, ऐसे चलती जा रही है रेल, ऐसे है एक रेल है, और पैरेलल रेल्स होती है ना, उसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो इनके बीच में आप देखेंगे, इनके बीच में ना अब आजकल कंक्रीट के, सीमेंट के वो लगा रखे हैं, सीमेंट के स्लैब्स लगे रहते हैं। डायरेक्टली इनको ज़मीन पर नहीं लगाया जाता। सोचो कि अगर जो रेल्स हैं उनको डायरेक्टली ज़मीन पर लगा दिया जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी हैवी होती है ट्रेन, वो ट्रेन चलती रहेगी तो वो तो दब जाएंगे, अंदर डिप्रेस हो जाएंगे, धंस जाएंगे ज़मीन के अंदर। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, अच्छा वो धंस क्यों जाते हैं, वो क्यों धंस जाते हैं वो भी बताता हूँ, वो प्रेशर का ही रीज़न है। तो क्या है कि भाई जब बहुत हैवी तो ट्रेन है, बहुत हैवी ट्रेन है, तो बहुत हैवी ट्रेन है तो यानी कि उसका मास ज़्यादा तो उसका वेट ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, मैं कोई ज़मीन पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बहुत सॉफ्ट मिट्टी पर खड़ा हुआ हूँ जिसकी अभी अभी खुदाई करके बिल्कुल पोरस सॉइल है वहाँ पर, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं उस पोजीशन से जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से हटूंगा तो मेरे पैरों के निशान आ जाएंगे उस पर। तो वो पैरों के निशान आ जाएंगे मतलब वो हल्की सी मिट्टी दब जाएगी वहाँ से, क्योंकि वो सॉफ्ट है वहाँ। ठीक, तो मैंने कोई फोर्स तो नहीं लगाई, लेकिन मेरे मास की वजह से ही वो दब गया। तो मास को अगर जी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट बन जाता है। दैट वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है।
इसका मतलब अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है उसका फोर्स लगाना, ज़रूरी नहीं है, वो अपने वजन से ही उस पर फोर्स लगती रहती है। तो सेम विद ट्रेन, ट्रेन का इतना हैवी मास है तो यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स है जो वो ग्राउंड पर अप्लाई करती है ट्रेन। और ट्रेन का जो मास है उसके कंपैरिजन में जो उसके टायर हैं, टायर जो होते हैं लोहे के होते हैं, देखा होगा है ना, लोहे के टायर होते हैं भाई, उनका तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है। तो जब एरिया जितना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा, ठीक है। तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो वो तो ट्रेन के तो पहिए जो है वो ट्रेन की जो पटरी होती है जिसको रेल्स बोलते हैं उसके साथ ही ज़मीन के अंदर धंसने शुरू हो जाएंगे। तो वो ना धंसें उसके लिए क्या करा जाता है कि यहाँ पर ना ये वुड के स्लीपर्स, वुड के ऐसे प्लैंक्स बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं या सीमेंट के प्लैंक्स लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब ट्रेन का वजन बढ़ेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ रेल्स वाला नहीं होगा, ये भी एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमने जितना ज़्यादा बढ़ा दिया तो उतना ही प्रेशर रिड्यूस होता चला जाता है, नहीं तो जहाँ पर ट्रेन की पटरी बिछी हुई है ना वो जगह धंसती चली जाएगी ज़मीन के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? आरुष, मानवी, भास्कर? ठीक है। चलिए जी, ये दूसरा था रेलवे ट्रैक्स वाला। थर्ड देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड while अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। तो एक इंसान जो है वो सैंड पर बड़ी मुश्किल से चल पाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है, जो हमारा फुट का जो नीचे का एरिया है, जो सोल का एरिया है, वो सोल का एरिया बड़ा छोटा है। तो हम जब हम चलेंगे तो हमारे पैर ना धंसने लगेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। अब उसके बाद कैमल पर आ जाइए, तो जो कैमल का जो पैर है उसका जो नीचे जो सोल वाला जो एरिया है, वो सोल का एरिया एक तो थोड़ा ज़्यादा है ना, अच्छा खासा ज़्यादा है, मैन से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि जितना उसका वज़न है उसके हिसाब से, जैसे हम हैं तो हमारे तो दो ही पैर हैं, उसके चार पैर हैं, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। तो जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। अगर किसी घोड़े को ले आएँ तो घोड़े का पैर इतना सा होता है नीचे से, ठीक है। तो अगर घोड़े को ले आए और घोड़े को वहाँ चलाने की या दौड़ाने की कोशिश करें डेजर्ट में, तो घोड़े के तो पैर ही धंस जाएंगे उसके अंदर। तो कैमल क्यों चल पाता है? कैमल इस वजह से चल पाता है कि कैमल का जो फुट होता है, फुट नीचे से इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कैमल का जो फुट होता है, ठीक है। तो ये रीज़न हुआ कि कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। फोर्थ देखिएगा, पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। Pins and nails have pointed ends. Have pointed ends. तो पिन जो होती हैं और जो नेल्स होती हैं उनके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड क्यों होते हैं? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाए, हल्की सी फोर्स लगाएं, हल्का सा हैमर से चोट करें तो वो दीवार के अंदर इंसर्ट हो जाए, घुस जाए आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जी, डेंसिटी। नेक्स्ट है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करा जाता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, ये उसका सिंबल है रो। इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वो खुला ही छोड़ दो, खुला ही छोड़ दो, खुला ही छोड़ दो, एसी नहीं चलाया ना मैंने, खुला छोड़ दो। खोल दो, पूरा ही खोल दो, अच्छे से पूरा खुला हुआ था, पूरा ही खोल दो। तो रो इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। बैठो बैठो बैठो।
गर्मी लग रही हो तो फैन चला दूं इधर का, ठीक है। चलिए जी, तो डेंसिटी इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती और वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी एम की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। Specific gravity or relative density. The specific gravity or relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of water at 4 degrees Celsius. At 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, specific gravity is equal to density of substance, density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं या फिर रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ। Pascal's law. This law tells us how pressure can be transmitted in a fluid. It can be stated in a number of equivalent ways as follows. तो इसको अलग अलग तरीके से ना इसको डिफाइन करा जा सकता है। जैसे पास्कल्स लॉ है तो इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं बता रहा हूँ। 3 डेफिनेशन दे रखी हैं, तीनों में से जो आपको ठीक लगे वो याद कर लेना। हो गया, ठीक है। अभी पेपर छोड़ जाना, नाम लिख दिया ना इस पर, ठीक है। सो दिस लॉ टेल्स अस हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट वे क्या है इसको डिफाइन करने का। द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर कोई भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने अगर कोई लिक्विड भर रखा है तो वो लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन में, हर जगह बराबर 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 प्रेशर लगाएगा। दिस इज पास्कल्स लॉ। सेकंड क्या है, a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, कोई एक कंटेनर है, छोटा सा भी कंटेनर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिरिंज है, हमारे पास एक सिरिंज है, और ये सिरिंज के पीछे जो है वो रबर का पिस्टन लगा हुआ होता है। उस पिस्टन के ऊपर ऐसे वो थंब से दबाने के लिए होता है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है और हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं। तो हम प्रेस करते हैं ना, यानी कि हम प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, है ना। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इधर सारी इसकी वॉल्स पर भी और इधर भी। मतलब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं इंजेक्शन है तो आगे से ही निकलेगा सारा का सारा फ्लूइड, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर इधर थोड़े छोटे छोटे हमने होल्स कर दिए तो वो यहाँ से जाने से पहले प्रेशर इधर ही पहुँच जाएगा, है ना। तो लिक्विड यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा।
तो ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन ऊपर है, इधर कोई होल हो रखा है तो यहाँ से तेज निकले और ये नीचे है तो यहाँ से धीमा निकले। हर जगह बराबर प्रेशर से निकलेगा लिक्विड, ठीक है ना। तो लिक्विड जो है वो जिस भी कंटेनर के अंदर होता है उसकी वॉल्स पर, उसके सारे कॉर्नर्स पर बराबर बराबर ही प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी, अभी देखता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, गैमीट्स, हाँ सेम। हाँ जी, 1 मिनट वेट करना बस, ऑनलाइन वाले 1 मिनट में आया अभी आया। चलिए जी, तो नेक्स्ट जो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का तीसरा स्टेटमेंट भी देखिए, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट एल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी की बात, ग्रेविटी को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी लिक्विड जो है वो हर पोर्शन पर बराबर बराबर प्रेशर लगाता है अगर लिक्विड रेस्ट में है तो, ठीक है। अब जरा इसका प्रूफ देखेंगे पास्कल्स लॉ का, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहा हूँ।
बैठो बैठो। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसके लिए देखिएगा, पास्कल्स लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग टू प्रिंसिपल्स। तो दो प्रिंसिपल्स हैं हम यूज करेंगे पास्कल लॉ को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट है द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर। सेकंड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर। तो अगर मैं किसी भी लिक्विड पर, मतलब लिक्विड पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो फोर्स परपेंडिकुलर ही रहेगी, नॉर्मल ही रहेगी। इस चीज़ का प्रूफ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि कभी भी अगर मैं लिक्विड पर किसी भी एंगल पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ ना, तो फिर वो लिक्विड रेस्ट में नहीं रहेगा। लिक्विड रेस्ट में नहीं रहेगा। हम जैसे नाव चलाते हैं, तो नाव चलाते हुए हम एक एंगल पर ही फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। सोचो कि अगर नाव चलाते हुए हम जो वो चलाने वाला जो वो डंडा होता है, अगर उसको हम सीधा परपेंडिकुलरली पानी में अगर लगाने लगे तो क्या होगा, तो फिर पानी वहीं का वहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो नाव आगे या पीछे नहीं चल पाएगी। ठीक है, हाँ बताओ क्या करें? कहीं भी लिख दो, ऊपर ही लिख दो। ठीक है, तो ये होता है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर। ठीक है, तो लिक्विड की किसी भी लेयर पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही लगेगी। अच्छा, अब ये मानिए कि यहाँ पर इस पॉइंट तक, ये जो मैंने ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी का लेवल है ये ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कहीं पर भी कोई भी हमारे पास सॉलिड होता है तो सॉलिड में हम कुछ टुकड़े लेते हैं, कहीं पर भी कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर पानी का समझिएगा कि पानी का आप छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, अब वो पानी का टुकड़ा आप ये कहेंगे पानी का टुकड़ा कैसे हाथ में आ जाएगा, कोई अगर मेरे पास वुडन ब्लॉक है उसका छोटा सा टुकड़ा तो हाथ में आ सकता है, तो पानी का टुकड़ा कैसे हाथ में तो नहीं आएगा। पर अगेन उसको हम इमेजिन करते हैं कि हमने पानी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यानी कि उसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब वो कैसे लेंगे वो देखिएगा। ये तो वाटर की टॉप मोस्ट सरफेस हो गई इस कंटेनर के अंदर, और हम जो पानी का टुकड़ा ले रहे हैं ना वो ट्रायंगुलर ले रहे हैं। ये तो हमने पानी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इसके ना अलग अलग फेसेस हम ले रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर फेसेस कितने दिखाई दे रहे हैं, एक फेस इधर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर फेस, एक इधर दिखाई दे रहा है नीचे, दो, एक इधर दिखाई दे रहा है, तीन। तो तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक ट्रायंगल सामने की तरफ है और एक ट्रायंगल पीछे की तरफ है। तो ये ऐसे फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इन फेसेस को हमने नाम दे दिया। नाम देखिएगा किस तरीके से देंगे। ये वाला पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी, ए बी सी। अच्छा, इसी तरह से जो पीछे है ट्रायंगल जो मैंने डॉटेड उससे दिखाया वो हो गया डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल ले रहे हैं। यहाँ पर एंगल है ये वाला, जो एंगल है ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा। ठीक है, हम पास्कल्स लॉ प्रूव करना चाह रहे हैं। पास्कल लॉ ये कहता है कि कोई भी लिक्विड हो, किसी भी तरीके का लिक्विड हो, ज़्यादा डेंसिटी वाला हो, कम डेंसिटी वाला हो, उसके हर पॉइंट पर कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो प्रेशर बराबर लगेगा उस पर, है ना, इक्वल होगा प्रेशर। तो मैं ये चीज़ प्रूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज पास्कल्स लॉ। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला फेस है ना, रेक्टेंगुलर फेस जो नीचे वाला है, हमने माना कि इस पर फोर्स लग रही है ऐसे एफ ए। फोर्स तो नॉर्मली लगेगी लिक्विड पर, तो एफ ए ये हो गया। अच्छा, जो इधर वाला है लाओ ये तो मुझे दे दो और एक एक के गैप के साथ बैठ जाओ।
पीछे जरूर। फोन्स अपने बैग में रख देना। हाँ सर। तो अब हमने ये कहा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो तो ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ एफ ए, और ये वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है इस पर फोर्स इस पर परपेंडिकुलर लग रही है एफ बी, और जो इधर वाला रेक्टेंगुलर फेस है ये वाला, इस पर फोर्स हमने कहा कि इस पर ऐसे लग रही है एफ सी। तो एफ ए, एफ बी और एफ सी ये फोर्स हो गई अलग अलग जगह जो लग रही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि यही जो डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो नोट्स में दे रखा है उसके बराबर में जो थ्योरी लिख रही है वो पढ़कर बता रहा हूँ। Suppose a fluid exerts pressure PA, PB and PC on the faces BEFC, ADFC and ADEB. तो BEFC ये देखिए ये क्या है BEFC। तो BEFC जो फेस है, BEFC वाले फेस पर जो फोर्स है वो FA लग रही है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रही है FA। सिमिलरली जो ये वाला है ACFD, एक एक के गैप के साथ बैठ जाना, ACFD इस पर फोर्स लग रही है FB, और ABED इस पर फोर्स लग रही है FC। इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इधर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ, तुम सोफे पर बैठ जाओ उधर कॉर्नर पे। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज अ फ्लूइड exerts pressure PA, PB and PC on the faces BEFC, ADFC and ADEB respectively of this element as shown। तो ये जो छोटा सा हमने टुकड़ा लिया है इसको स्मॉल एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड द corresponding normal forces on these faces are FA, FB and FC, ठीक है। तो जो इन पर फोर्सेस लग रही हैं, हाँ चला, ठीक है, और इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं corresponding वो हो गई FA, FB and FC। Let AA, AB and AC be the respective areas of the three faces in right triangle ABC। Let angle ACB is equal to theta। तो मैंने ये वाला जो एंगल है एंगल ACB, इसको मैंने थीटा मान लिया। जो नीचे वाला है एरिया, इसको हमने क्या मान लिया AA, इसका एरिया हमने मान लिया A स्मॉल a। इसका एरिया हमने मान लिया A स्मॉल a। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है ये हमने मान लिया A स्मॉल b, और ये वाला जो